Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to introduce exercise 1.6 part 2. यहाँ पे clearly इस बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यूनियन एंड इंटरसेक्शन को हम एप्लीकेशन में ले सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको पार्ट 1 में कराया है दैट ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला निकलवाया है एन ए यूनियन बी का. ठीक है, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी. दोनों को कंबाइन करते हैं तो कॉमन वाला माइनस करना पड़ता है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने आपको बताया था कि ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन ना हो और ये 5 हो, ठीक है, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, अगर ए यूनियन बी 5 हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. चलिए, अब एक बात रह जाती है इसमें, लास्ट जो है वो ये कि अगर 3 सेट्स हों एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या करेंगे? हम थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करते हैं कि ये एक ही सेट है, कोई भी एक सेट. ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लिया कि ये एक सिंगल सेट. ठीक है, और इसको हम इसी के प्रोसेस से सॉल्व करने वाले. ठीक है, फॉर्मूला जनरेट करेंगे. देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, एन ए यूनियन बी, लेट्स से कि थोड़ी देर के लिए के है, कोई भी एक सेट. पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर करेंगे. देन ए यूनियन के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? एन ए एन के माइनस एन ए इंटरसेक्शन के. इंटरसेक्शन और एन में कंफ्यूज मत होना ना, इंटरसेक्शन सिर्फ वहाँ पे है, ये एन में थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं. अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. अब आपको के तो लिखना नहीं है, के की जगह क्या लिखना है? यूनियन लिखना है. तो के को आप यूनियन से बी यूनियन सी से रिप्लेस कर दो. बी यूनियन सी, ध्यान रखेंगे आप क्या कहा जा रहा है आपसे, बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं. बताइए, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ये लाइन जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जाम में आप ये करेंगे. ठीक है, आ जाइए इधर. एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए. ठीक है, ये फॉर्मूला रफ कर दे रहा हूं मैं, एंड होप सो कि आपको लर्न भी होए, क्योंकि लर्न होना जरूरी है. ठीक है, एन ए. अब यहां पे क्या वही फॉर्मूला दोबारा से नहीं लगाया जा सकता? ए यूनियन बी वाला, ए के प्लेस पे क्या है? बी, और बी के प्लेस पे क्या है? सी. लगाइए यहाँ पे, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये एज इट इज, ये एज इट इज. समझ पा रहे हैं ना आप सभी? प्लेस की आगे कमी है, वो डायग्राम में रफ नहीं करना चाहता हूँ, दैट्स वाई ये चल रहा है ऐसा. चलिए, ठीक बात है, कोई इशू नहीं. आइए यहाँ तक. एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए एन बी एन सी. ये मैंने एक जगह लिख लिया. ठीक है, एन बी इंटरसेक्शन सी, इसका कुछ करना नहीं है हमें. यहाँ देखिए बेटा, आपने इंटरसेक्शन में क्या देखा था कि इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो चलता है. यानी कि इंटरसेक्शन में जैसे आप छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, डिस्ट्रीब्यूट करते थे. यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, तो इसको भी सिमिलरली हम कर सकते हैं. ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला साइन यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी. समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये रफ कर दिया यहाँ से. देखिए, एन अंदर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, ईजिली हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पूरा एक सेट ए लेट करो, कोई भी एक सेट, और ये पूरा एक सेट बी लेट करो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। यही बात ध्यान रखनी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ओपन करिए। ए यूनियन बी वाला क्या था? एन ए के प्लेस पे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी सी माइनस, क्या माइनस करते थे? दोनों का इंटरसेक्शन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। बताएं जरा समझ में आई बात या नहीं आई? दोबारा बता दूं क्या किया है मैंने। अगर ये ए लेट करूं, ये बी लेट करूं, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला है। बिल्कुल, ए के प्लेस पे ए इंटरसेक्शन बी और बी के प्लेस पे ए इंटरसेक्शन सी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये डायग्राम रफ कर देता हूं मैं। चलिए जरा बताएं यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ओपन कर दो। एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ओपन करो बेटा। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो एक ग्राफ पे आ जाओ। यहां देखो, ये ए है, ये बी, ध्यान से समझना। ये ए और ये बी और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये ब्लू पार्ट। क्लियर? अच्छा अब ए इंटरसेक्शन सी आ जाओ। लेट्स से कि कहीं एक सी है, ठीक है। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो ए और सी का कॉमन पार्ट ले लो जी, ए और सी का कॉमन पार्ट, ठीक है। इसलिए डायग्राम रखा था मैंने। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हो, ठीक है, और फिर ले रहे हो आप ए इंटरसेक्शन सी, और फिर उनका इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन ये, इसका मतलब क्या है? दोनों में कॉमन। और इन दोनों में कॉमन हिस्सा यही तो है जिसपे ब्लू डॉट है, ये पार्ट। और ये क्या है? ये ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है। तो इस लाइन को क्या ऐसे लिख सकते हैं? एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन, तरीके से लिख लो इसे। ए इंटरसेक्शन बी लिख लो पहले, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी लिख लो उसके बाद, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी लिख लो इसके बाद। इसे सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में गिवन हो। आई थिंक सी इंटरसेक्शन ए गिवन होगा फॉर्मूले में। तो ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए एक ही बात होती है ना भाई। जो दोनों में कॉमन है वो कैसे भी लिखोगे तो कॉमन ही आएगा ना। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल होता है? तीनों के कॉमन के इक्वल। तो हम क्या इसे लिखेंगे? प्लस एन ए बी और सी, तीनों में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड आई थिंक कि यही फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ये कर दूं कि आपके समझ में आए। अब एक तो बात हो गई ये, दूसरा इसको लर्न कैसे करेंगे? प्रूफ तो मैंने आपको बता दिया। लर्न करने का क्या मेथड? अरे बिल्कुल सिंपल है। देखो ए बी और सी साइकिल ही तो चल रही है। देखो एन ए एन बी एन सी साइकिल चल गई, फिर ए बी बी सी सी ए साइकिल चल गई, माइनस गई, प्लस एन ए एन बी एन सी, एन इंटर ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो आसानी से लर्न का तो कोई इशू है ही नहीं। बात था प्रूफ मैंने आपको कराया, और इस में आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिक्कत होगी। नीचे थोड़ा ध्यान से नोट करना है इसको, ठीक है। नोट करने से पहले एक चीज़ देख लो कि ये C इंटरसेक्शन A हो या A इंटरसेक्शन C हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रूफ में जो बुक में दे रखा है वो इसका A इंटरसेक्शन C दे रखा है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, C इंटरसेक्शन A करोगे तब भी तो A इंटरसेक्शन C आएगा, तो कोई उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। कर लो अब, ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको दो वर्ड के बारे में बताया है, A और B, ठीक है, एंड A एंड B, ठीक है। एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई भी एक चीज़ है। लेट्स से कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, सर्कल समझ लो के बच्चे हैं, ABC नाम रख लेते हैं इसके, किसी को खुश नहीं करते हैं किसी का नाम लेके, कि भाई B और C, ये तो हो गया हिंदी में, तुम दोनों जाओ, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? B एंड C। दोनों जाएंगे, एक जाएगा? दोनों जाएंगे। समझ आ रही बात? तो एंड में वो चीज होती है जो दोनों के लिए हो। एंड, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? जैसे मैं कहूं कि X बिलोंग्स टू B एंड C, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपके में? कि X जो है वो B को भी बिलोंग करता है और X जो है वो C को भी बिलोंग करता है। इट मीन्स कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं B और C का, तो 100% उन दोनों में X तो आना ही आना है, ठीक है। सेट बना लो। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं? एंड का मतलब ये होता है कि दोनों, और का मतलब क्या? टीचर एक केस कहता है कि हाँ भाई B या C, तुम दोनों में से एक जाओ, स्टिक लेके आओ। सुना होगा ना ऐसा? अरे अब नहीं होता, पहले तो होता था, उसी से मंगवा के उसी को कूट दिया जाता था। समझ रही हो क्या कह रहा हूं? B जाओ, स्टिक लेके आओ, आ जाओ भाई B, तेरा ही पहला नंबर, पहली कुटाई तेरी। पहले तो होते थे ना, अब नहीं होते। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान लगाइए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि या तो B या फिर C, और या को क्या बोलते हैं? और। तो या तो B जाएगा या फिर C जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं? अब जैसे इस क्वेश्चन में और का मतलब समझ में आ गया, या तो B कर रहा हो या फिर C कर रहा हो। एंड का मतलब दोनों कर रहे होंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार फिर भी समझ लीजिए अच्छी तरीके से, एंड में दोनों होते हैं और या में ऑब्वियसली और लगा है, या तो वो करेगा या फिर वो करेगा। क्वेश्चन रीड करते हैं, आपके सामने है। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। कितने टीचर्स हैं? टोटल 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। क्लियर? मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और का मतलब अभी तो बताया, या तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे या फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, पर टोटल कितने हैं? 20। क्लियर? ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। क्लियर है? लेट्स से कि मैं मैथमेटिक्स वाले को M से डिनोट कर देता हूं, एंड फिजिक्स वाले को P से डिनोट कर देता हूं। लिखना पूरा है ना? लेट द नंबर ऑफ टीचर्स टीच मैथमेटिक्स इज इक्वल टू M एंड लेट द नंबर ऑफ टीचर्स टीच फिजिक्स इज इक्वल टू P। बच्चे थोड़ी ना हो। तो क्या पता चला हमें? सेट ऑफ पूरा लिखना। कैसे लिखना है? लेट द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स इज इक्वल टू M एंड सिमिलरली फिजिक्स के लिए क्या लिखोगे? P। क्लियर? तो NM सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं? NM किसको रिप्रेजेंट करेगा? बहुत सारे टीचर्स जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और इसमें क्या कहा क्वेश्चन में? कि 12 टीच मैथमेटिक्स। क्लियर?
तो nm कितना हो गया 12। अच्छा, उसके बाद कहता है फॉर टीच बोथ दोनों, और दोनों किससे निकल के आता है, इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो। तो कैसे लिखेंगे, x मस्ट बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। एंड आ रहा है तो क्या लिखेंगे इसे, ए एंड बी को जो रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। और ए यूनियन बी को आइदर ए और बी और लगेगा, या तो ए में हो या फिर बी में हो, तो ए और बी। तो जब भी और आ रहा होगा कहीं पे तो हम यूनियन लेंगे, और जब एंड आ रहा होगा तो हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। थोड़ी सी चीज़ें समझ लो, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यहाँ देखो, फॉर टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दोनों को पढ़ा रहा है, दोनों ए एंड बी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इट मीन्स एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू कितने, 4। क्लियर, समझ आई बात या नहीं आई ये बताओ। अब ध्यान से देखो, ऊपर 20 रह गया। 20 टीचर्स ऐसे हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि यूनियन। अब जरूरी नहीं है हर केस में यूनियन हो, अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे। यहां पे हर टीचर दोनों में से एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा रहा है या फिर दोनों पढ़ा रहा है, तो सारे के सारे टीचर काम कर रहे हैं। वैसे भी बेचारे टीचर बहुत काम करते हैं, बदले में उनको मिलता नहीं है कुछ, है ना। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी प्राणी टीचर है। एम यूनियन पी इज इक्वल टू 20। अगर आपको ये वैल्यूज़ कंफर्म हो गई हैं तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि कितने टीचर्स सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो पूछ रहा है, और इसमें आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सबने पढ़ा है। अब यहाँ पे हमने P ले रखा है। जिस क्लास में है आपको इस तरीके से फॉर्मूला बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट एग्जांपल है जो करा रहा हूँ। वैल्यू पुट करिए, M यूनियन P है 20, NM मैथ्स पढ़ाने वाले 12, फिजिक्स पढ़ाने वाले नहीं, इंटरसेक्शन मतलब दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं 4, 12 माइनस 4 8, इस 8 को इधर लेके आओ, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू NP विच इज इक्वल टू NP 12 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितना आ गया 12। तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने 12। समझ आया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को और क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास में 35 स्टूडेंट है टोटल, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 24 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आ रहा होगा कि लिख लेना, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, है ना। लेट कर लेते हैं उसी तरीके से कि जितने स्टूडेंट जो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनको आपने सी से रिप्रेजेंट कर लिया, और जो फुटबॉल खेलते हैं वो उनको मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर लिया। सेट कोई, पूरे सेट कोई। तो एन सी देखो, अगर किसी को दिक्कत हो ए बी के फॉर्म में लिखना चाहता है तो ए बी के फॉर्म में लिख ले, नो इशू। क्रिकेट खेलने वाले, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 16। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, लाइक 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना, फिर इन वैल्यूज़ को लिखना, ठीक है। हमारे तरीके से नहीं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जब हम स्टूडेंट थे या फिर इनिशियल जब टीचिंग कर रहे थे तो ऑब्वियसली हमें भी क्वेश्चंस को रीड करना पड़ता था पहले। तो प्लीज़ आप इन सब को अच्छी तरीके से रीड करें, उसके बाद वैल्यूज़ लिखें। ऑल्सो
ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले वन ऑफ द टू गेम। जितने भी बच्चे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखो, कम से कम वो एक गेम जरूर खेलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं, और हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दो ही तरीके तो गेम है, या तो सी है या एफ है। यहां पे तो सिर्फ दो ही तरीके की गेम की बात हुई है, सी और एफ। और इसका मतलब जब मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो जितने भी क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे या कॉमन होंगे, दोनों खेलते होंगे, वो सारे आ जाएंगे। कितने? 35। ऐसा नहीं है हर जगह ये होगा, समझने वाली बात है। अगर ये कह देता कि भाई 10 बच्चे खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, 10 बच्चे खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या सी यूनियन एफ की वैल्यू 35 होती? नहीं, 10 बच्चे खेल ही नहीं रहे, तब कितनी होती? 35 में से 10 बच्चे जो हैं वो नहीं खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे? 25। तो आंखें बंद करके नहीं लिखनी है वैल्यूज, समझना भी है। क्लियर है? यहां पे हर एक बच्चा एक नए गेम खेल रहा है, एंड दैट्स वाई सी यूनियन एफ मस्ट बी इक्वल टू, टोटल कितने थे? 35। ठीक है भाई, समझ आई बात? आगे चलो। अच्छा जी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ? बोथ का मतलब दोनों, और दोनों किससे होते हैं? इंटरसेक्शन से। क्लियर है? इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या फॉर्मूला? सी यूनियन एफ इज इक्वल टू एन सी एन एफ, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। देखो इसकी वैल्यू, इसे इधर ले आओ, पहले रखो 35, एन सी 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 ये हो गए 40। 35 इज इक्वल टू 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, इसे इधर लेके आओगे -5 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। तो ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं वो कितने हो गए? 5। तो आंसर ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज बोथ द गेम्स इज इक्वल टू 5। क्लियर? आसानी से समझ में आ रहा है? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के आप ये एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं। जो कर पा रहा है उसके लिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है, है ना? आप कर पा रहे होंगे, खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल में 400 बच्चे, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। ध्यान से समझें कि 100 जो है उन्होंने अपने आप को बताया कि जी हम जो हैं वो एप्पल जूस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस को बी से सेलेक्ट कर रहे हैं। समझ आ रही ना बात? ओ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओ लिख लो। आगे चलो। 75 वर लिस्टेड बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। बोथ इंटरसेक्शन में आएगा ना, बिल्कुल। कितने? 75। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। नीदर एप्पल, एप्पल क्या है? ए। लेट्स से ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट, कितने लोग हैं? 400 स्टूडेंट्स। ये एक सेट ए स्टूडेंट है जो एप्पल जूस लेता है। ठीक है, तो अगर ऐसे स्टूडेंट निकालने हो जो एप्पल जूस नहीं लेते हैं तो क्या सेट करेंगे आप? ये पूरा पोर्शन ध्यान से समझिए। ए डैश में क्या निकाला है हमने? u माइनस ए, यानी ए को छोड़ के सारा जो बच रहा है ये क्या है? ए डैश। अच्छा, अब यहीं पे एक दूसरा सेट ले लेते हैं हम, बी। और बी क्या है? ऑरेंज जूस लेने वाले। और वो क्या कह रहा है? बी डैश नीदर बी, है ना? तो आप बी वाले सारे एलिमेंट माइनस कर दोगे। जब बी वाले माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ये, यही तो। अब बेटा एक बात बताओ कि डबल सेटिंग किस पे है? बाहर वाले पोर्शन पे, अंदर वाले पोर्शन पे तो है नहीं भाई। बी डैश में तो ये भी आ जाएगा। ठीक है,
ए डैश में ये भी आ जाएगा। बट बाहर अगर मैं दोनों का कॉमन हिस्सा देखना चाहूँ, मैं ऐसे देखूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों से बिलोंग करने चाहिए, एंड लगाना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये पोर्शन आएगा, ये कौन सा वाला, बाहर वाला पोर्शन। और ये बाहर वाले पोर्शन को आप क्या कह सकते हो, क्या है ये, ध्यान से देखो, अगर ए बी को कंबाइन करके और यू से माइनस कर दें, क्या कह रहा हूं मैं, कि डी मॉर्गन लॉ याद है आपको, बिल्कुल याद होगा। उसने क्या कहा था कि भाई अगर आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ले रहे हो तो आप क्या करो कि ए यूनियन बी करो और उसको डैश निकाल दो, कहा गया था ना। क्यों, ए डैश बी डैश ये हो गया यूनियन, और जब आप इसका डैश निकालोगे तो यू में से इसको माइनस कर दोगे, यही तो पोर्शन बचेगा डबल साइडेड। और ये किसके इक्वल था, ये सारा मैंने आपको डी मॉर्गन में पढ़ाया हुआ, तो एक बार आप पहले जाके देख लेना अगर आप भूल गए हो तो यहां से क्या बात समझ में आई कि आपको ये निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी का डैश के इक्वल। बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको नोट कर लो और फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्या पता चला हमें, दैट एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, कैसे निकल सकता है, ये किसके इक्वल होता है, एन ए यूनियन बी डैश के इक्वल। कैसे, बाई डी मॉर्गन्स लॉ। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, ए यूनियन बी का डैश निकालना हो आपको, कैसे निकालेंगे। ये तो चलो डी मॉर्गन में ये नहीं लगा होता, इतना तो होता है ना। अब किसी का भी ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, उस सेट को यूनियन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, करते हैं ना, ए यूनियन बी, ठीक है। अब लेट्स से कि इनमें हम इनके एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एन यू, और इसका फॉर्मूला ओपन करिए जो आपने पढ़ा है, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यूनियन कितने हैं, 400, टोटल स्टूडेंट 400 है ना, अरे मेंशन कर लेना अगर नहीं किया तो। आइए, माइनस एन ए कितने हैं, 100, माइनस ब्रैकेट खोल दिया, एन बी कितने हैं, 150, एन ए इंटरसेक्शन बी देखो बेटा कितना है, 75, करो 100 150 250, 250 में से इसको माइनस करो, ये आ गया बेटा जी 150, 150 और 75, 225। तो 225 ऐसे बच्चे हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। समझ आ गया। कराने के लिए इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ फॉर्मूला बता के, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन लॉ, 2 स्टेप में ही क्वेश्चन को खत्म करा सकता था 2 मिनट में, बट क्वेश्चन को समझना जरूरी है और वेन डायग्राम के थ्रू खुद को समझाना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन होने वाला कैसे है और कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम करेंगे जो हमने देखे ना हो। क्वेश्चंस ऐसे अगर आप कर लें जिसको आपने देखा ना हो, कभी कभी सॉल्व ना किया हो, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। क्लियर, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद द स्किन डिसऑर्डर। कुछ स्किन की प्रॉब्लम है। जब भी आप अपने लैब में जाएं और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करें, जब केमिकल्स हो तो मेक श्योर कि आपके हाथों में ग्लव्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी केमिकल को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। आ जाइए, 120 हैड बिन एक्सपोज टू द केमिकल C1। C1 को एक्सपोज होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है 120। चलिए, इंडिविजुअल हैं, स्टूडेंट भी नहीं होंगे, हो सकता है किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। 52 C2, 50, अब ये कोई मुश्किल नहीं है, एंड 32 बोथ यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2 दोनों को
कितने एक्सपोज हो रहे हैं? 30। बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए एक एक करके, और जो टोटल है वो है 200। कोई कंफ्यूजन नहीं, यूनियन सेट है वो। यहां पे आ जाइए, यूनियन सेट नहीं सॉरी यूनिवर्सल सेट है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? C1 बट नॉट C2। ऐसे बताइए जो C1 को तो एक्सपोज हुए हो बट C2 को नहीं। तो आप क्या करेंगे? इस डायग्राम से देखिए, C1 को एक्सपोज होने वाले है ना, ये हैं, ये सारे, ये किसको एक्सपोज हुए हैं? C1 को। बट वो कह रहा है C2 को नहीं होने चाहिए, तो C2 वाला पोर्शन आप क्या करोगे? माइनस। और ये वेन डायग्राम किसका है? किसका है ये वेन डायग्राम? बिल्कुल पता चलना चाहिए आपको। C1 के एलिमेंट हैं और C2 के एलिमेंट नहीं है, तो ये वेन डायग्राम है C1 माइनस C2 का। बता दें एक बार हाँ या नहीं। पॉइंट C1 बट नॉट C2 विल बी इक्वल टू C1 माइनस C2। क्लियर है? अब इसको कैसे निकालोगे? मेरी बात ध्यान से समझो। इस पूरे सेट में से ये जो C1 है, ये वाला पोर्शन अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये है क्या? ये है क्या? ये है C1 इंटरसेक्शन C2। तभी कहा था मैंने वेन डायग्राम पे ध्यान लगाओ। तो बिल्कुल क्लियरली एक बात समझ में आ गई, लाइक जितने भी केमिकल C1 और C2 को एक्सपोज हुए हैं, C1 बट नॉट C2, वो कैसे निकल सकते हैं? C1 वाले में से C2 को माइनस कर दो। इनको लिख लेना, लाइक द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू C1 इज इक्वल टू 120। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? तो मुझे निकालना था NC1 माइनस C2, और इसके लिए मैंने देखा कि अगर NC1 में से NC1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। अब ये देखो कि C1 इंटरसेक्शन C2 है जी, C1 है जी, वैल्यू पुट कर दो। 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है? 30, विच इज इक्वल टू 90। तो 90 ऐसे हैं जो C1 को तो एक्सपोज हुए हैं बट C2 को नहीं हुए हैं। बताओ जरा समझ में आया नहीं आया? वीडियो को पॉज करो, इस वेन डायग्राम को ध्यान से सोचो, फिर देखते हैं आगे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है? C2 बट नॉट C1, तो जस्ट अपोजिट तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। क्या कह रहा है वो? C2 बट नॉट C1। तो C2 के एलिमेंट्स होने चाहिए और C1 के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो C2 बट नॉट C1, और ये निकलेगा कैसे? बिल्कुल वही सेम, वही काम करेंगे। दैट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C2 बट नॉट C1 रिप्रेजेंट करेगा C2 माइनस C1 को, क्योंकि C1 के एलिमेंट माइनस हो रहे हैं। ध्यान से समझना। और ये जो है, हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा C1 इंटरसेक्शन C2 या फिर C2 इंटरसेक्शन C1, ही की बात होती है। और अगर मैं इस C2 में से C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर दूं तो C2 के एलिमेंट बचेंगे सिर्फ। और C2 क्या है? वो सारे जो केमिकल C2 को तो एक्सपोज हुए हो बट C1 को ना हुए हो। क्लियर है? आ जाइए। तो इट कैन बी रिटन एज NC2 माइनस C1 इज इक्वल टू, क्या करना है आपको? C2 वाले में से जो कॉमन है उनको माइनस कर देना। समझ आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ। C2 50, C1 इंटरसेक्शन C2 30, 50 माइनस 30 कितने? 20। तो 20 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ C2 केमिकल को एक्सपोज हुए हैं, C1 को नहीं हुए। क्लियर? करिए नोट, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि या तो C1 को हुए हो या फिर C2 के हुए हो। और लगा है, देखो ध्यान से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? C1 और C2। और हम क्या जानते हैं कि और किसके लिए आता है? बिल्कुल यूनियन के लिए आता है। आप भी जानते हो भाई, C1 के लिए ये आ गया और C2
या तो इसके या फिर इसके, इसका मतलब क्या, पूरे के पूरे। क्लियर? तो और किसके लिए आता है, यूनियन के लिए आता है। तो इट कैन बी रिटन एज C1 यूनियन C2, और C1 यूनियन C2 के एलिमेंट्स निकालने आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो बच्चा वेन डायग्राम के थ्रू समझेगा ना, उसको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, यहां भी नहीं और कभी भी नहीं। ये C1 के एलिमेंट, ये C2 के एलिमेंट, और क्योंकि इसमें दोबारा सेटिंग हो जाती है इसलिए इसमें से एक माइनस कर देते हैं। समझाया हुआ है मैंने, रूल है, तो फॉर्मूला है ना, अभी समझाया। C1 के कितने एलिमेंट्स हैं जी, 120। C2 के कितने एलिमेंट्स हैं जी, 50, एंड इंटरसेक्शन दोनों के 30। 170 माइनस 30 इज इक्वल टू 140। तो 140 ऐसे लोग हैं जो स्किन डिसऑर्डर है उनको, जो C1 और C2 दोनों को एक्सपोज हुए। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म होती है, इसको नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड इसके बाद 1.6 है, उसे कराएंगे, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। आप सब जस्ट जैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप वैसे सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा और ज़्यादा करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। थैंक यू सो मच।